नमस्कार प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12 के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। जी हाँ बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका हिंदी इलेक्टिव का, यानी कि हिंदी ऐच्छिक का 20 फरवरी 2023 को जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए इस वीडियो में हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को बच्चों यहाँ पे कंप्लीटली सॉल्व करने वाले हैं, जो कि डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके सीबीएसई बोर्ड के हिंदी के बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है ना। और ऐसे ही मैं आपके लिए 5 से 7 सैंपल पेपर अभी और भी लेके आऊंगा, जिससे आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर पाओगे। ठीक है, बस आपने करना क्या है, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप बाकी के सैंपल पेपर को देख पाओगे। ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस पेपर की। अच्छा, पेपर शुरू करने से पहले आप एक चीज देखिए कि जब आप बोर्ड का एग्जाम देने के लिए जाओगे तो आपका जो पेपर है ना, वो इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा। इसमें सबसे पहले जो है यहाँ पे एक सेट रहेगा। ठीक है, सेट एक रहेगा, मतलब टोटल 4 सेट होंगे, 1 2 3 4, आपको कोई सा मिल सकता है। यहाँ पे एक सीरीज होगी और ये कोड नंबर होगा। ये हमेशा अलग रहेगा आपका हर एक पेपर का। मैंने एग्जाम्पल के लिए कुछ भी उठा रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना सीबीएसई का रोल नंबर लिखना होता है। ये नोट आपको पढ़ लेने चाहिए, इससे आपको पता चल जाएगा जैसे कि प्रिंटेड पेज कितने होने वाले हैं, 18 20 22 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने उठा रखे हैं। ठीक है, फिर आपको जो कोड नंबर है वो आपको अपने जो आंसर शीट है उसके मुख्य पृष्ठ पर लिखना होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 40 होंगे। ओके, एंड प्रश्न पत्र जो है, इसमें आपको देखिए आपका जो पेपर है वो 10:30 से 1:30 बजे का है, 3 घंटे का। तो सीबीएसई ने रूल किया हुआ है कि जो भी एग्जामिनर होगा वो आपको 10-15 पे प्रश्न पत्र दे देगा, क्योंकि सीबीएसई ने कहा हुआ है कि 15 मिनट बच्चे को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, रीडिंग के लिए। ठीक है ना। अच्छा, पेपर के पैटर्न को देखेंगे। टाइमिंग 3 घंटे की, मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 हैं। पेपर जो है वो टोटली आपका 2 सेक्शन में डिवाइड है। एक खंड आ है जिसमें वास्तविक प्रश्न है 48, जिसमें से 40 के आप कौन एक खंड वह है जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी कि एक रचनात्मक लेख लिखना। अव्यक्ति माध्यम वाले क्वेश्चन हो गए। ठीक है, काव्यांश वाले यानी कि कविता वाले क्वेश्चन आंसर हो गए और सेप्शन व्याख्या हो गई। उसके बाद में चैप्टर वाले क्वेश्चन आंसर हो गए, चैप्टर की सेप्शन व्याख्या हो गई। अंतराल अंतराल जो किताब है आपकी, उसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हो गए। हर एक क्वेश्चन इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। इस पेपर के सॉल्यूशन का मैंने पार्ट जो 1 है, पार्ट नंबर 1, वो ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूंगा, यहाँ से देख लेना, या फिर आप चाहो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना। इस वीडियो में हम वर्णनात्मक प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन आंसर। ओके, चलिए, तो मैं आपको सीधा खंड नंबर बी की तरफ लेके चलता हूँ, जिसमें आपको सारे के सारे यहाँ पे अच्छी तरीके से मैं, ठीक है, ये एमसीक्यू वगैरह थे जो मैंने आपको पार्ट 1 में समझाए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, खंड वाह है वर्णनात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न जो है वो हमारा 5 नंबर का आएगा, जिसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित दिए गए 3 शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक पर 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखिए। तो रचनात्मक लेख आपको लिखना है किसी भी एक टॉपिक पे। तो एक टॉपिक मैंने यहाँ पे लिया हुआ है बच्चों, आतंकवाद तथा भारत, यानी कि आतंकवाद और भारत के ऊपर। तो आइए लिखते हैं भाई, आतंकवाद और भारत के ऊपर कैसे लिखेंगे। तो हमने जो है वो इस तरीके से लिखा हुआ है कि आतंकवाद, ठीक है ना, इसे मैं एक, हाँ ये वाला अच्छा है। देखो, आतंकवाद एक ऐसा शब्द है जिसने दुनिया की सरकारों की नींद हराम कर रखी है, खराब कर रखी है। यह लगभग सभी देशों में फैला हुआ है। आतंकवाद हमारे देश भारत में भी बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है, जिसमें हजारों लोग गलत रास्ते का इस्तेमाल करते हैं और अपने मन मुताबिक कार्यों को अंजाम देते हैं, और इसीलिए इन लोगों को आतंकवादी कहा जाता है। ठीक है ना, आप क्लास में भी देखते हो कि जो सही नहीं करता है, दूसरे को बेसिकली नुकसान पहुंचाता है, उससे आप लोग आतंकवादी तो कह देते हो। तो इसीलिए एक टेररिस्ट को हम ऐसी परिभाषा देते हैं जो अपनी मन मर्जी के अनुसार काम करता है, गलत रास्तों पे चलता है। ठीक है, लोगों को बिना किसी बात के नुकसान पहुंचाता है, उसको हम आतंकवादी कह देते हैं। ठीक है ना। बहुत से देशों में आतंकवाद को पाला भी जाता है, कि ऐसा नहीं है कि आतंकवाद अपने आप बढ़ रहा है। ठीक है ना, आतंकवाद लोग ही बढ़ा रहे हैं, बल्कि बहुत सी कंट्री ऐसी हैं जो आतंकवाद को पालती हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनको आतंकवाद की इस दलदल में ढकेल देती है। ठीक है, जबरदस्ती उनको पकड़ पकड़ के आतंकवादी बनाए जाते हैं, उनके दिमाग में गलत सलत चीजें भर दी जाती हैं। तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम्हारा बस तुम्हारा ही एक धर्म है और कोई धर्म ही नहीं है। तुम्हारे धर्म के लोगों को कोई अगर मारता है तो तुम्हारे लिए वो ऐसे हैं वैसे हैं, बस उन्हें मार दो। ये चीजें इसमें कही जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए, आतंकवाद और भारत 2 वर्ड थे। अब हम भारत की बात कर लेते हैं। तो भारत में आतंकवादी गतिविधियां
ज्यादातर पाकिस्तान की सीमा रेखा से होती रहती है। जैसा कि हमने देखा, आतंकवादी जो होते हैं पाकिस्तान की सीमा रेखा से कई बार भारत में घुसपैठ करते हैं, जिसमें कुछ मारे जाते हैं और कुछ कामयाब हो जाते हैं। जो कामयाब हो जाते हैं फिर वो भारत में हिंसक घटनाएं कर देते हैं। जैसे कि मुंबई ताज होटल में आतंकवादियों ने सैकड़ों जो लोग थे उनको मारा था, ठीक है। लेकिन भारतीय सेना ने भी इसका जवाबी हमला किया। फिर क्या किया उसने? सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है ना, उरी सर्जिकल स्ट्राइक की थी, ठीक है। अगर हमें आतंकवाद को रोकना है, रोकने के लिए क्या करेंगे? यदि आतंकवाद को रोकना है तो सबसे पहले हमारे जो बच्चे हैं हमें उन्हें अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, उन्हें सही गलत का फर्क समझाना चाहिए, बच्चों को देशभक्त बनाना चाहिए, बच्चों में जो भारतीय आर्मी है उसके सम्मान को भरना चाहिए तथा आर्मी से जुड़ने वाला हमें बच्चे को बनाना चाहिए। यही बच्चे भविष्य में आगे चल के पाकिस्तान के खिलाफ या फिर अन्य कंट्री के खिलाफ जो आतंकवाद है उसके लिए लड़ेंगे, जिसमें उस जो जब वो बच्चा कामयाब होगा ना तो उसमें उसके माता पिता, उसके गुरुजन, उसके मित्र, उसकी जो देश की कंट्री की गवर्नमेंट होती है उसका यहाँ पे बेसिकली सहयोग होगा आतंकवाद को खत्म करने। ठीक है ना भाई? तो ये आतंकवाद और वे भारत के बारे में पूरी की पूरी एक कहानी हो गई जो डिफरेंट है, मतलब थोड़ा सा आई होप आपको समझ में आ चुका हो। ठीक है ना? चलिए आगे देखिए, यहाँ पे और भी पार्ट है, जैसे जैसे मैंने ये वाली खोली, मैंने मैच खेलने का अवसर, ये सारी चीजें आप चाहो तो उसे पढ़ लो। अब हमारे लिए मेन जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, इन्हीं दो प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, 3-3 मार्क्स के हैं। पहला प्रश्न ये है कि विभिन्न जनसंचार माध्यमों में टेलीविजन माध्यम की खूबियां तथा खामियां लिखें। यानी कि टेलीविजन माध्यम की क्या विशेषताएं हैं, क्या कमियां हैं, ये दोनों हमें बता। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेलीविजन माध्यम की खूबियां यानी कि विशेषताएं क्या क्या होती। ठीक है, तो विशेषता यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला, टेलीविजन के माध्यम से हम विश्व की जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सभी का सीधा प्रसारण यानी कि लाइव घर बैठे देख सकते हैं। ठीक, पहली विशेषता। दूसरी ये कि टीवी जो है वो मनोरंजन का भी एक अच्छा साधन है और ज्ञान पाने का भी एक अच्छा साधन है। ठीक है, दो विशेषता। तीसरी विशेषता ये है कि टीवी के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से हम किसी भी चीज को, किसी भी पिक्चर को, किसी भी मतलब जो भी हम, जो टेलीविजन होता है ये हमारे देखने और हमारे सुनने के लिए होता है। इसमें दोनों चीजें, दृश्य श्रव्य माध्यम है। ठीक है, इसके माध्यम से जो पढ़े लिखे और जो अनपढ़ व्यक्ति होते हैं वो दोनों ही कार्यक्रम को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अपने अनुसार उसको समझ भी सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। और पांचवा, टीवी में शब्दों व ध्वनियों की उपेक्षा दृश्य तस्वीरों का अधिक महत्व है। जैसे रेडियो वगैरह हो गया तो उसमें शब्द ध्वनि का महत्व होता है, लेकिन टेलीविजन में दृश्य का अधिक महत्व। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई। अब बारी आती है कि भाई टेलीविजन माध्यम की कमियां क्या हैं, यानी कि इसकी खामियां क्या हैं। सबसे पहली खामी ये है कि विश्व की घटनाओं को, एक सेकेंड, खामियां मैंने लिखी नहीं क्या? एक सेकेंड, खामियां लिखते हैं अभी। लीजिए आगे खामियां देखिए। टेलीविजन की खामियों में सबसे पहले ये है कि इसमें एक समय की सीमा होती है। ठीक है, यह भी कि ये एक रेखीय माध्यम है। समय की सीमा मतलब क्या है कि कोई भी धारावाहिक जो है, ठीक है, कोई भी मूवी वगैरह होती है, न्यूज होती है, वो किसी एक समय पे ही चलती है। ठीक है, तो इसका एक सीमित समय होता है। ठीक है, उसके बाद में टीवी कार्यक्रमों में दर्शकों को बांधे रखना कठिन कार्य होता है। क्यों भाई? क्योंकि टीवी जैसे चल रही है तो कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि एकदम सेपरेट जो है वो बंदा उसे टीवी को देख रहा है। तो ये एक इसकी कमी है। ठीक है, इसमें दृश्य श्रव्य विजुअल व शब्द वाइट्स में संतुलन बनाना बहुत कठिन होता है। यानी कि दृश्य श्रव्य, जैसे कि मैं बोल रहा हूं, मेरे बोलने के साथ में जो वर्ड बोल रहा हूं, ठीक है ना, उसके साथ में जो चित्र चलेगा, वो जो एक कॉम्बिनेशन होता है ना, कॉम्बिनेशन बैठाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए बड़े बड़े जो मूवीज होती है उसमें वीएफएक्स का और डेब्यू का इस्तेमाल किया जाता है, तो बहुत खर्चा आता है। ठीक है ना, तो ये कठिन कार्य है। उसके बाद में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कभी कभी सामाजिक उत्तेजना को जन्म दे सकता है। अब एक एग्जांपल के लिए मैं आपको, अभी देखिए रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ठीक है ना, तो ऐसे में अगर वो सीधा प्रसारण ये दिखा दिया जाए कि कैसे कैसे कौन से हथियार उपयोग करके कैसे कैसे किया जा रहा है, क्या क्या मंशाएं जाहिर हो रही है, तो ये उत्तेजनात्मक हिंसा को बढ़ावा देगा। इसीलिए कभी कभी सीधा प्रसारण जो है वो एक तरीके से सही नहीं होता। ओके, उसके बाद इसमें नग्नपन यानी कि हिंसा, रोमांस, इसको प्रोत्साहन मिलता है, जिसकी वजह से आज युवा पीढ़ी बिगड़ती जा रही है, अपनी संस्कृति को भूलती जा रही है और भाषा के विस्तार की संभावना कम हो चुकी है। ठीक है ना, ये पूरी की कहानी आपको समझ में आ गई, टेलीविजन माध्यम की खामियां। ओके,
तो टेलीविजन माध्यम की कमियां, पहले तो आपने खूबियां देख ली, मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। 5 आपको 6 मैंने आपको बताई हैं, नहीं 5 आपको बताई हैं मैंने खूबियां, ठीक है, और 5 आपको बताई हैं खामियां। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि कहानी लेखन में पात्र, चरित्र चित्रण और संवाद के महत्व को उजागर कीजिए। तो पात्र, चरित्र चित्रण और संवाद, ये एक एक मार्क्स में 3 पार्ट आपको समझाने। आइए आपको समझाते हैं। तो देखिए, कहानी लेखन में पात्र, चरित्र चित्रण और संवाद का महत्व निम्नलिखित है। पहले बात करेंगे पात्र की। तो बेसिकली पात्रों का अध्ययन कहानी की एक बहुत बड़ी और बुनियादी शर्त होती है। कैसे? क्योंकि देखो, जो भी कहानी का पात्र होता है उसका अपना एक स्वरूप, स्वभाव, एक अपना उद्देश्य होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहानी का पात्र है श्री राम जी या श्री कृष्ण जी, कोई भी है, तो उसका अपना एक स्वरूप है, अपना एक रूप है, उसका अपना एक स्वभाव है। जैसे रावण की मैं बात करता हूँ, उसका स्वभाव कैसा होगा? वो थोड़ा क्रूर अवस्था में बोलेगा, तेज बोलेगा, ठीक है। उसका स्वरूप कैसा होगा? मोटा होगा, थोड़ा सा हट्टा कट्टा होगा। लेकिन प्रभु श्री राम जी नॉर्मल एकदम तंदुरुस्त व्यक्ति होंगे, ठीक है। बोलने में मीठा और स्वर धीरे रहेगा। उनका उद्देश्य होगा कि लोगों को भक्ति प्रेरणा सिखाए। लेकिन रावण का उद्देश्य क्या होगा? कि वो लोगों को और उत्तेजनात्मक बनाए, ठीक है ना। तो कहानी में हर एक पात्र का ये मतलब होता है, ठीक है। कहानीकार के सामने पात्रों का स्वरूप जितना स्पष्ट होगा, उतने ही आसानी से उसे पात्रों का चरित्र चित्रण करने और उसके संवाद लिखने में, यानी कि जितना सरल और आसान पात्र का चित्रण, चाहे श्री राम का हो, रावण का हो, किसी का भी हो, ठीक है ना, जितना आसान रहेगा उतना ही आसान उसके चरित्र को लिखना होगा, चरित्र का चित्रण। तो चरित्र का चित्रण का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि पात्रों का चरित्र चित्रण पात्रों के अभिरुचियों के माध्यम से कहानीकार के द्वारा गुणों का बखान करके पात्र की क्रियाकलापों, संवादों के माध्यम से किया जाता है। यानी कि देखिए, अब एग्जाम्पल के लिए प्रभु श्री राम जो जी हैं या फिर रावण जो है, इसके जो चरित्र चित्रण है कहानी में, वो कैसे किया जाएगा? वो जैसे बोलेंगे, ठीक है ना, उसके जो गुण होते हैं, उनके जो क्रियाकलाप होते हैं, उनकी जो बातें होती है, संवाद होती है, विवाद होती है, उसी के आधार पे तो उनका चरित्र चित्रण किया जाएगा ना, तो वही बताया जाता है, ठीक है। फिर बारी आती है संवाद की। चलो हमने क्या किया? पात्र भी चुन लिया, चरित्र का चित्रण भी हो गया। अब बारी आती है संवाद की। तो कहानी में संवाद का एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि संवाद ही कहानी को और पात्र को स्थापित एवं विकसित करता है, ठीक है। साथ ही कहानी को गति देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जो घटना या प्रतिक्रिया कहानीकार नहीं दिखा सकते, उसे संवादों के माध्यम से सामने लाते हैं। संवाद पात्रों के स्वभाव और पूरी की पूरी पृष्ठभूमि के अनुकूल, यानी सिंपल सी बात है कि संवाद जो होते हैं वो कहानी के पात्रों के लिए, कहानी को आगे बढ़ाने के लिए, कहानी को गति देने के लिए बहुत अहम होते हैं, ठीक है। किसी भी घटना को, किसी प्रतिक्रिया को जो कहानी नहीं दिखा सकती है, वो संवाद प्रस्तुत करती है, ठीक है। आगे समझ में, पात्र, चरित्र चित्रण और संवाद। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं इसी में। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों कि विशेष रिपोर्ट, है ना, विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं? इसके किन्हीं 3 प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो आइए एक करके समझते हैं विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं। देखिए, विशेष रिपोर्ट तो समाचार पत्र और पत्रिकाओं में जब बहुत ही ज्यादा गहरी छानबीन करके, उसका विश्लेषण करके, व्याख्या करके जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, उससे हम विशेष रिपोर्ट कहते हैं। अब ये मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सी? सबसे पहली होती है खोजी रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में पत्रकार उन सूचनाओं, तथ्यों को छानबीन करके सामने लाए जो सबके समक्ष नहीं आए हों पहले, उसको बोलते हैं खोजी रिपोर्ट, ठीक। दूसरी है इन डेप्थ। देखिए, इन डेप्थ इसका मतलब कि सार्वजनिक रूप से ऐसे तथ्य, ऐसे सूचना, ऐसे आंकड़े जिन्हें गहरी छानबीन करके जनता के सामने लाया जाए, उससे बोलते हैं इन डेप्थ। इन डेप्थ का मतलब ही हो गया गहराई से गहराई छानबीन कर, ठीक। आगे आता है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। इसमें क्या होता है? इस रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या से जुड़े जो तथ्य होते हैं, उनको विस्तार से विश्लेषण करके व्याख्या की जाती है, ठीक। उसके बाद में आता है विवरणात्मक रिपोर्ट। अब ये क्या करती है? इस रिपोर्ट में समस्या का विस्तृत वर्णन किया जाता है और एक छोटी से छोटी जो बात होती है उसको समझाया जाता है। इसको बोलते हैं विशेष रिपोर्ट। आगे समझ में अच्छे तरीके से? तो ये है विशेष रिपोर्ट के प्रकार। विशेष रिपोर्ट होती क्या है? खोजी, इन डेप्थ, विश्लेषणात्मक और विवरणात्मक। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर जो था हमारा 8वां, इसमें 3 मार्क्स के आपके आएंगे 3, जिसमें से 2 के उत्तर देने और तीनों क्वेश्चन का आंसर
टेलीविजन माध्यम की खूबियां, टेलीविजन माध्यम की खामियां, ठीक। दूसरा, कहानी लेखन में पात्र की, चरित्र चित्रण की और संवाद की भूमिका। विशेष रिपोर्ट क्या होती है? खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ, विश्लेषणात्मक और विवरणात्मक, ठीक है। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। आपको दोनों प्रश्नों के उत्तर देने 3-3 मार्क्स के। पहला प्रश्न ये है कि विशेष लेखन में बीट तथा डेस्क के अर्थ का अर्थ तथा महत्व बताओ। क्योंकि विशेष लेखन में बीट और डेस्क इसका क्या अर्थ तथा महत्व होता है, आइए समझिए। आंसर लिखेंगे इस तरीके से कि छोटा कर देते हैं, हाँ, कि बीट समाचार पत्रों में, रेडियो टेलीविजन में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क हो। यानी कि देखो ध्यान से समझो होता क्या है, बीट हम किसे कहेंगे, इसका मतलब ये है कि समाचार पत्र या रेडियो टेलीविजन में उसके एक विशेष लेखन के लिए एक अलग तरीके का डेस्क होता है। उस डेस्क पर काम करने वाले पत्रकार का एक समूह अलग होता है, जिनसे अपेक्षा की जाती है कि उन्हें अपने विषय की पूरी जानकारी हो, उससे बोलते हैं बीट, ठीक है। अब इन्हीं डेस्कों पर काम करने वाले जो संवाददाता होते हैं, इनके बीच में काम का विभाजन उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इसीलिए इसे मीडिया की भाषा में बीट कहते हैं। यदि एक संवाददाता का बीट खेल है, तो उसे उस क्षेत्र की सभी खेल संबंधी रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। आगे समझ में? बीट और डेस्क, बेसिकली बीट जो है वो हम ये कह सकते हैं कि जिन डेस्कों पर बैठ के समाचार पत्र टेलीविजन में जब विशेष लेखन किया जाता है, जिन डेस्कों पर बैठ के दो संवाददाता होते हैं, पत्रकार का समूह होता है, उसको बोलते हैं बीट। बीट कोई एक विशेष पार्टी हो सकता है, चाहे खेल हो, हेल्थ हो, चिकित्सा हो और पढ़ाई हो, किसी एक में हो, ठीक है ना। तो आ गया समझ में बीट और डेस्क के क्या अर्थ और महत्व। ओके, दूसरा पार्ट, समय के बंधन का नाटक में क्या महत्व होता है? समय के बंधन का नाटक में बहुत ही अच्छा महत्व होता है। कैसे? देखिए, नाटककार को समय का बंधन अपने नाटक के विशेष में ध्यान में रखना होता है और इस बात का नाटक की रचना पर पूरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि देखो, नाटक जो भी मंचन किया जाता है, उसका जो नाटककार होता है, वो उसको मंचन को बेसिकली पूरा हैंडल करने वाला, वो बेसिकली ये देखता है कि समय जो है उसके अनुसार नाटक में एक-एक प्रतिक्रिया की जाए। जैसे मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ, देखो, जैसे जैसे ही नाटक शुरू हुआ, शुरू से लेके अंत तक हर एक वाद, संवाद, चरित्र चित्रण, कथानक, जो भी रंगमंच करेगा, नाटक में जो भी आने वाला है, उसकी एक समय सीमा होती है, उससे उसके भीतर पूरा होना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है, तो नाटक से प्राप्त होने वाला रस, कौतूहल आदि प्राप्त नहीं हो पाता। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ कि ये जो वीडियो है, अगर मैं आपको इसे बहुत अच्छी तरह से समझाऊं, तो कम से कम 1 घंटा लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बस ऐसे दिखाता जाऊं, स्क्रोल करता जाऊं, तो 5 से 10 मिनट, और एकदम डीप में समझाऊं तो 1.5 घंटा। तो ऐसे में इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं आपको 1.5 घंटे में अच्छे से इसे समझाऊंगा, तब आपको नाटक का पूरा रस, यानी कि इस वीडियो का पूरा रस, आपको पूरी की पूरी जानकारी, पूरी नॉलेज अच्छे से मिलेगी। यही नाटक में भी होता है, ठीक। उसके बाद में नाटक का मंथन, सॉरी मंथन नहीं, ये तो मंथन तो कुछ और ही हो गया, मंचन है बेसिकली, ठीक है ना। नाटक का मंचन हम धारावाहिक के रूप में नहीं कर सकते। धारावाहिक यानी कि जैसे कि एक सीरियल होता है ना, उसकी तरीके से हम नाटक को नहीं दिखा सकते। क्यों भाई? क्योंकि नाटक काफी छोटे होते हैं और धारावाहिक कई सालों तक चलते रहते हैं। आपने बहुत से धारावाहिक ऐसे देखे होंगे, कभी 1 2 3 4 बनते हैं, ठीक है ना, और वो चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, ठीक है। जैसे स्नेक्स के ऊपर धारावाहिक बहुत से बनते हैं, आप समझिए मैं किसकी बात करता हूँ। 1 2 3 4 ऐसे बहुत से धारावाहिक बनते चले जाते हैं उसके ऊपर, ठीक है ना। तो लेकिन नाटक तो ऐसे हो नहीं सकते, छोटे होते हैं वो, यही चीज हमें। नाटककार चाहे तो अपनी किसी भूतकालीन रचना को लेकर या किसी अन्य लेखक की रचना को, चाहे तो भविष्य काल की हो या वह दोनों परिस्थितियों में नाटक का मंचन वर्तमान काल में ही करेगा। यानी कि देखो, जो नाटककार मंचन करेगा, ठीक है, जो मंचन होने वाला है, वो चाहे घटना भूतकाल की रही हो, यानी कि जो बीत चुकी है, चाहे घटना उसके भविष्य में आने वाली हो, चाहे वर्तमान की घटना हो, उसका जब वो मंचन करेगा ना, तो वर्तमान में ही करेगा, ठीक है ना। इसीलिए नाटक के मंचीय निर्देश हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं, क्योंकि नाटक कभी भी मंचन हो, वो वर्तमान काल में घटित होता है या फिर खेला जाता है, इसका इतिहास में कोई नहीं होता, ठीक है। आगे आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में? ओके, 20 मिनट हो चुके हैं और 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। ओके, तो विशेष लेखन में बीट तथा डेस्क का क्या अर्थ होता है और नाट्य विधा में समय के बंधन का। अब बारी आती है अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे बेसिकली
3 प्रश्न है 2 मार्क्स के, आपको किन्हीं 2 के उत्तर देने हैं, ठीक है। पहला प्रश्न हमारे सामने ये है कि घनानंद के कवित्त सवैये के अनुसार कवि ने चाहत चलन या संदेशो लय सुजान को क्यों कहा है, ठीक है ना। तो चाहत चलन ये संदेशो लय सुजान को ये क्यों कहा है कवि ने, घनानंद ने। तो ऐसा इसलिए कहा है, कवि की प्रेमिका का नाम है सुजान, वह उससे बहुत ही प्रेम करते हैं और कवि अपनी प्रेमिका सुजान से मिलना चाहते हैं और वो उसे बहुत से संदेश भी भेजते हैं, लेकिन उसकी प्रेमिका घनानंद की प्रेमिका उसे कोई उत्तर नहीं देती है और कवि घनानंद मरने की स्थिति में पहुंच जाता है। उसे लगता है कि अब किसी भी क्षण मेरे प्राण निकल सकते हैं और इसीलिए वह अपनी प्रेमिका सुजान तक ये संदेश पहुंचाना चाहता है कि केवल तुम्हारे दर्शनों की इच्छा में ही मेरे प्राण अटके हुए हैं। कब तुम आओगे, कब मुझे तुम्हारे दर्शन होंगे और कब मैं अपनी मृत्यु को गले लगाऊंगा। बस मुझे मृत्यु होने से पहले एक बार तुम्हारे दर्शन करने हैं। अगर ये संदेश मिले तो तुम दौड़ी दौड़ी मेरे पास चले। तो ये है कि जब कवि जो है घनानंद ये कहते हैं कि चाहत चलन या संदेशो लय सुजान को, तो ये बात आ जाए, ठीक है ना। एकदम सिंपल सा आंसर था, आ गया समझ में। दूसरा आता है कि बनारस में बसंत का आगमन तथा शहर पर उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। भाई बनारस में बसंत का आगमन और शहर पर उसका प्रभाव कैसा पड़ता है, आइए समझते हैं। कवि के अनुसार जो बनारस है इसका आगमन एक मिनट एकदम अचानक से होता है। कैसे अचानक होता है, कैसे? क्योंकि कवि कहता है कि जब बसंत आता है तो लहराता है, या फिर जो एक मोहल्ला नाम है जिसका नाम है मधुवादेही नामक मोहल्ला, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे धूल की आंधी चलती है जिसके चारों ओर धूल छा जाती है और लोगों के मुंह में धूल के होने से किरकिराहट उत्पन्न होने लगती है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हम क्या देखते हैं, जब बसंत आता है तो भैया अच्छी अच्छी फूलों की बहार, सुगंधित खुशबू, कोयल, चिड़िया, बहुत सारा अच्छा सा एक वातावरण। इमेजिन करो, आप आंखें बंद करो, आप ना एक पहाड़ी इलाके में जहाँ पे झरने हैं, ठीक है, आपके आसपास, इसे प्रैक्टिस करो, आपके आसपास के एरिया में झरने हैं, पहाड़ी इलाका है, ठीक है, झरने से पानी आ रहा है, ठंडी ठंडी शीतल छाया आ रही है, चिड़िया कोयल की अच्छी अच्छी पक्षियों की अच्छी आवाज आ रही है। कितना अच्छा लगता है चीजों को सोच के। कभी जब मेडिटेशन करो ना तो ये चीज आप जरूर करना, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। कभी आपको कोई चीज समझ में नहीं आए ना, कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी, तो एक टाइम के लिए मेडिटेशन करो 1-2 मिनट के लिए और उसके बाद क्वेश्चन को समझो, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये कार्यगत तरीका है। तो बाकी आपको समझ में आ गया कि बसंत आता है तब क्या होता है और उसके बाद में मतलब नए नए पत्ते निकलने लगते हैं, ठीक है। लेकिन जब बनारस में बसंत आता है तो क्या होता है, यहाँ पे धूल भरी आंधियां चलती हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से बनारस में जो भिखारी होते हैं इनके खाली कटोरों के मध्य में जो बसंत है वो उतरता दिखाई देता है। इसका मतलब बहुत सारे लोग बनारस में आते हैं इस बसंत के मौसम में और उन्हें जो दान मिलता है, जो भीख मिलती है एक तरीके से, वही उनके लिए बसंत है, ठीक है ना। गंगा के घाट जो है बनारस में वो किससे भर जाते हैं, लोगों से भर जाते हैं और इस मौसम में बंदरों की आंखों में भी नमी दिखाई देने है, ठीक है ना। क्या होता है, नमी दिखाई देने। तो ये पूरा का पूरा पार्ट है, ओके। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देवसेना की हार व निराशा के क्या कारण थे? भाई ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चों को पूरी तरीके से आता ही होगा, जहां तक मुझे लगता है पूरी तरीके से आता होगा। आइए देखते हैं आंसर क्या है। तो आंसर ये है भाई कि हम सभी को पता है कि देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। घोड़ों के आक्रमण में उनका यानी कि बंधु वर्मा की बहन देवसेना, इसका पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। अब नष्ट हो गया तो सिंपल सी बात है, उनका एक प्रेमी था, मतलब उनका नहीं, हम ये कह सकते कि वो जिससे प्रेम करती थी, देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, ठीक है। लेकिन स्कंदगुप्त देवसेना से नहीं, वो अ, अ, मालवा के धन कुबेर की कन्या विजय को चाहते थे। आपने कहानी सुनी होगी ना कि मतलब मैं जिसे चाहता हूँ वो चाहता है किसी और को, भगवान करे वो जिसे चाहता है वो भी चाहे किसी और को। जैसे आपने एक कॉमेडी सुना होगा कि मैं पागल उसके पीछे, ठीक है, वो पागल किसी और के पीछे, भगवान करे उस वो भी पागल हो किसी और के पीछे, यानी कि सब पागल आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। तो वही है कि स्कंदगुप्त से देवसेना प्रेम करती थी, लेकिन जो स्कंदगुप्त है, ठीक है ना, वो मालवा की जो धन कुबेर है, मालवा के धन कुबेर की जो कन्या है विजया, उससे प्रेम करता था, ठीक है। इसीलिए स्कंदगुप्त को प्रेम में निराशा मिलती है। लेकिन
जीवन के अंतिम क्षणों में जब स्कंदगुप्त देवसेना के पास में आता है कि मुझे तुम्हारा प्रेम स्वीकार है, मुझे तुम अपना लो, ठीक है, और मुझसे गलती हो गई, ऐसा कुछ बोलता है, ठीक है, तो देवसेना कहती है ना ना ना, डज नॉट मैटर, अब तुम कुछ भी कर लो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। उन्होंने कहा, किसने, देवसेना ने कहा कि तुम्हारा ये प्रणय निवेदन, प्रेम निवेदन मुझे स्वीकार नहीं है। मैंने अपने जीवन में बहुत से ऐसे पल देखे हैं जब मैंने बहुत सारे दुख पीड़ाओं को झेला है। उस समय मेरा कोई साथी नहीं था, केवल मेरा अकेलापन ही मेरा साथी था। बहुत सी मुसीबतों कठिनाइयों का डट कर सामना किया है, लेकिन अब वह हार चुकी। ठीक है, प्रेम में मिली असफलता, जीवन से मिली पीड़ाएं, यही देवसेना की हार व निराशा के कारण। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको एकदम फनी तरीके से भी और अच्छे तरीके से समझा दिया। ठीक है भाई, आ गया समझ में अच्छे तरीके से। तो ये हमारा जो कविता वाले क्वेश्चन आंसर थे वो मैंने आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझा दिए, तीनों क्वेश्चन। ओके, अब कविता के संबंध में आता है बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको किसी एक काव्यांश की 100% व्याख्या लिखनी है। ठीक है, तो एक काव्यांश मैंने पूरे का पूरा आपका चैप्टर उठा लिया, वो जो तोड़ो तोड़ो वाला है ना, कि देखिए, तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। आधे आधे गाने तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती पलती तोड़ो, सब खेत बना कर छोड़ो, मिट्टी में रस होगा जब वही पीसोगे बीज को, हम इसको क्या कर डालें इस गाने अपने मन की खींच को, गोड़ो गोड़ो, यानी कि तोड़ो तोड़ो, एंड होता है गोड़ो गोड़ो तक। तो हमें इसकी सबसिंग व्याख्या करनी है। और दूसरा जो है वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, इसे मैं आपको अभी पढ़ के बताऊंगा, लेकिन पहले एक काम आंसर। ठीक है, तो पहले का देखते हैं, आपको क्या करना है। सैपसिंग व्याख्या में आपको टोटल 4 बातें याद रखनी है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि आप जिसकी भी सैपसिंग व्याख्या लिखेंगे उसके 3 से 4 वर्ड शुरुआत के और 3 से 4 वर्ड एंडिंग के वो लिखेंगे। ठीक है, तो तोड़ो तोड़ो, तोड़ो 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 और गोड़ो गोड़ो गोड़ो, ये हो गया आपका। ठीक है, अब बात करते हैं जो 4 इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहला आता है बच्चों संदर्भ। आपको संदर्भ में ये बताना है कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है वो कहां से ली गई हैं, इसके लेखक कौन है। तो प्रस्तुत पंक्तियां कक्षा 12 के हिंदी विषय की किताब जो है अंतरा, इसके काव्य खंड तोड़ो तोड़ो से अवतरित है। कवि कौन है इसके, कवि हैं रघुवीर सहाय जी, है ना, जी सम्मान के लिए लगा दिया। ठीक है, के बाद में दूसरा है प्रसंग। प्रसंग में आप ये बताएंगे कि इसका मूल भाव क्या है। ठीक है ना, एक दो लाइन में इसकी जो व्याख्या वो आपको बतानी, क्या कहा जा रहा है इसमें। इसमें कहा जा रहा है इन पंक्तियों के माध्यम से, कवि ने सृजन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए चट्टानों, ऊसर तथा बंजर जमीनों को तोड़ने का आह्वान किया है, तथा यह कवि मानव मन की उदासी को भी दूर करने का प्रयास करता है। एक तरीके से अपने लक्ष्य को पाने के लिए और मानव की उदासी को दूर करने की बात कहते हैं। क्या व्याख्या है भाई इसकी, आइए व्याख्या समझ। तो उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को नव निर्माण की प्रेरणा देते हुए ये कहा, मनुष्य को नव निर्माण की प्रेरणा देते हुए ये कहा कि वह रास्ते में आने वाले पत्थर चट्टानों को तोड़कर सृजन क्रिया का हिस्सा बने। सृजन क्रिया का हिस्सा बनना चाहिए मनुष्य को, चाहे कितने भी पत्थर चट्टाने कितने भी प्रकार के बंधन क्यों ना आ जाए। वह झूठे बंधनों को तोड़कर परिश्रम करना चाहिए मनुष्य को। मनुष्य को धरती के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए, उसे पता करना चाहिए कि उसकी धरती कितनी महत्वपूर्ण है उसके लिए। कहा जाता है कि मिट्टी में एक रस होता है, ठीक है ना, ठीक है, जैसे आपने कोई फसल खेत जब किसानी होती है तो फसल उगती है, तो ऐसा कहा जाता है कि मिट्टी में एक रस होता है, उस रस से फसल भी उगती है, उसी रस से घास यानी कि दूब भी उगती है। जो यूपी बिहार में लोग रहते होंगे ना, उनको पता होगा दूब एक तरीके की घास होती है। तो दूब में रस होता है, जिसमें रस से अभिप्राय है कि धरती की उर्वर शक्ति। कवि मानव को यह कहता है कि तुम्हारे मन रूपी जो मैदान है, मन रूपी मैदान, इसमें एक नीरसता छाई हुई, एक नकारात्मकता छाई हुई है, इसीलिए तुम्हारी सृजन तथा निर्माण करने की जो शक्ति है, ठीक है, ये अधूरी है। तुम्हें अपने अंदर की वो जो उर्वर शक्ति है, जो रस है, उसे निखारना पड़ेगा, ये कहा जाता है। ठीक है, आगे ये कहते हैं कवि, कवि ने लोगों से आग्रह किया है कि वो बरसों से खाली पड़ी हुई जमीन को हरे भरे खेतों में बदल दें। इसके ऊपर जो छाई कठोर परत है उसे तोड़ दो। बंजर या उससे धरती जो है उसे अपने अंदर वो बीज को नहीं पोषण कर पाती है, इसीलिए इसकी गुड़ाई करो। ठीक है, हल चलाओ और इसे बेसिकली खेती योग्य बनाओ। इसी प्रकार निराशा, ऊब, खीज
जो मनुष्य के अंदर नकारात्मक भावनाएं हैं उससे बाहर निकालना होगा। ठीक है, अपने आप को और रचनात्मक सृजनात्मक बनाना होगा एवं हमारे मन के अंदर जो नकारात्मक सोच है उसे निकालकर सकारात्मक सोच को भरना होगा, सुंदर सुंदर भावनाओं को विचारों को लेना होगा, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे रघुवीर साय जी ने पूरी की पूरी बताई है। ठीक है बच्चों, एक ही बार में पूरी कविता मैंने आपको समझा दी अच्छी तरीके, है ना, कितनी बढ़िया बात है। अच्छा, अब विशेषताएं लिखेंगे तो यहाँ पे कहेंगे कि सकारात्मक भावों को बार बार मन में धारण करके मन को सृजनशील बनाया जा सकता है। कविता में क्या कहा गया है कि यदि हम अच्छे अच्छे विचारों को अपने अंदर लेंगे तो हम अच्छे और बनेंगे। ठीक है, इसमें देखो ये जो है ना, भाषा सरल और सहज इसका उपयोग किया गया है। ठीक है, प्रभावमयी भाषा है। अलंकार उपयोग किया गया, जैसे अनुप्रास हो गया, अपनुक्ति अलंकार किया गया। ठीक है, शब्द शक्ति लक्षण और व्यंजना का उपयोग किया गया है। ऊसर बंजर और चैती पत्ती में पद मैत्री है। ठीक है, ओज गुण का उपयोग किया गया। तो ये कुछ कुछ कॉन्सेप्ट सेम सेम से वो आप लिख लेंगे सभी में। ओके, तो आपको समझ में आ गया भाई अच्छे तरीके से इस वाले पार्ट का पूरा ये आंसर। ओके, तो ये हो गया हमारा, हाँ, ये तोड़ो तोड़े वाले पार्ट का हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे संदर्भ, फिर लिखेंगे आप प्रश्न, ठीक, फिर लिखेंगे आप व्याख्या तीसरे में, और चौथे में आप लिख देंगे यहाँ पे काव्यगत विश्लेषण। अब पढ़ते हैं दूसरे वाले काव्यांश। दूसरा है, बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, अरे अरबरनी भरे हैं उठ जानी को, कही कही आवन छविले मन भावन को, गही गही राखती है दीदे सनमान को, झूठी बतियानी की पत्यानी में उदास हने के, अब ना घिरत घन आनंद निदान को, अधर लगे हैं आन करी के पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशो ल सुजान को। ठीक है, तो ये बेसिकली गणानंद वाले से ही लिया गया है। मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ इस पार्ट को। ठीक है, देखिए फिर से वही करेंगे, बहुत दिनान डैश 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 संदेशो ल सुजान। संदर्भ क्या लिख दिया कि भाई प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं वो कक्षा 12 के हिंदी विषय किताब की तरह काव्य जो है कवित्त है। ठीक है, काव्य कवित्त से अवतरित है जिसके कवि हैं घनानंद जी। प्रसंग, इसमें कवि चाहता है कि उसके प्राण निकलने से पहले तो जान उसे दर्शन दे दे ताकि इस संसार से विदा ले सके। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन चेंज करना चाहिए था। ठीक है, चेंज नहीं किया, लेकिन क्यों, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए। ओके, व्याख्या क्या है, व्याख्या ये है कि कवि घनानंद जी ये कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये तीसरा व्याख्या होगी। एक सेकेंड, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। देखिए यहाँ पे जो कवि है गजानन जी वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि बहुत समय बीत गया है लेकिन सुजान अब भी उससे मिलने नहीं आई है। अब मेरे यानी कि कवि गजानन के प्राण निकलने को व्याकुल हो रहे हैं। मेरी दयनीय दशा का संदेश मेरी सुंदर व मन को भाने वाली प्रेमिका तक पहुंचा दिया जाए और वह भी उन संदेशों को सम्मान पूर्वक अपने पास रख लेती है। ना 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 ना, कभी मिलने नहीं आते लेकिन संदेश मिल जाते, पढ़ देती है लेकिन मिलने नहीं आती कभी। उसकी झूठी बातों पर विश्वास करके घनानंद बहुत उदास हो जाते। घनानंद जी कहते हैं कि उपचार करने वाले आनंद रूपी बादल अब गिरते ही नहीं, यानी कि प्रेम रूपी बादल, दैट मीन्स अर्थात जिसको देखकर घनानंद की बीमारी दूर हो जाती थी, स्वयं उसकी प्रियतमा, उसकी प्रेमिका सुजान, वो अब उससे मिलने आती ही नहीं। अब उसके प्राण अंतिम अधरों तक आ चुके हैं और उसकी एक ही अभिलाषा है कि वो अपनी पत्नी अपनी प्रेमिका सुजान को देख सके, लेकिन अब वो उससे मिलने नहीं आ रही है और उसके प्राण अटके पड़े हैं दर्शन के। ठीक है, ये बात है यहाँ पे। विशेष क्या है, विशेष ये है कि कवि के हृदय की व्याकुलता और वियोग का सजीव चित्रण किया गया है। कवि अपनी प्रेमिका के वियोग में मरने की स्थिति तक पहुंच चुका है। ब्रज भाषा का इसमें सुंदर प्रयोग किया गया है। कविता छंद वियोग श्रृंगार रस तथा मुहावरे का अच्छा प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं दे दे में पुनरुक्ति तथा प्रकाश अलंकार का उपयोग है। घृत घन कहीं के पायन प्राण तथा चाह चलन में अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक है भाई, आगे समझ में अच्छे तरीके से आप सभी को। तो ये दोनों कविताएं थी आपकी, दोनों मैंने आपको समझा दी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन 12 है, इसमें से आपको किन्हीं दो के प्रश्न देने हैं, दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं, दो मार्क्स के, तीन में से दो का। ओके, पहला ये है कि जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने से कौन कौन से फल प्राप्त होते थे। ठीक है ना, आइए देखते हैं कैसे फल प्राप्त होते हैं। तो लिखेंगे इस तरीके से
कि ढेले चुन लो पाठ में जिस विवाह रीति का वर्णन किया गया है वह एक तरीके से अंधविश्वास का प्रतीक है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें मिट्टी के ढेले के आधार पर वधु का चुनाव किया जाता है। जैसे एक लड़की होती है, लड़की के सामने कई ढेले डाल दिए जाते हैं जिसमें एक ढेला होता है वेदी का। ठीक है, अगर लड़की वेदी का ढेला चुनती है तो उसकी संतान वैदिक यानी कि पंडित होगी। ठीक है, दूसरा ढेला होता है गोबर का। अगर लड़की गोबर का ढेला चुनती है तो ये देखा जाता है कि उसका पुत्र जो होगा, उससे जन्म लिया हुआ पुत्र, वो पशुधनी होगा। यदि वो खेत का ढेला बेसिकली चुनती है तो उसकी संतान जमींदार होगी। अगर मसान की मट्टी चुनी तो ये अशुभ होगा। ठीक है, लड़की जिसे उठा लेती थी उसका भविष्य उसी के आधार पर निर्धारित हो जाता है। अरे ये तो देखो, मात्र आप उन 4 ढेलों के हिसाब से ये उसका भविष्य निर्धारित करते हो? ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। ये उस समय का अंधविश्वास था। ठीक है, ये अंधविश्वास ही तो था कि शमशान की मिट्टी के ढेले उठाने पर अपशगुन होगा। ज्योतिष संबंधी अंधविश्वास पर इस चैप्टर में कटाक्ष किया गया था। ठीक है भाई, आ गया समझ में आप सभी को कि ढेले चुन लो पाठ में यदि मतलब ढेलों के माध्यम से। एक सेकंड, क्या क्वेश्चन था? हाँ, जीवन साथी का चुनाव यदि मिट्टी के ढेलों पर छोड़ा जाए तो ये फल प्राप्त होते हैं। ठीक है भाई, अब आता है खा। 4 हाथ कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो 4 हाथ कहानी का मूल जो कॉन्सेप्ट है हमें वो यहाँ पे समझा। तो आओ भाई, कहाँ गए? चले गए क्या? चलो कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट ये है भाई कि 4 हाथ कथा यानी ये जो कहानी बेसिकली ये पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। कैसे? जिस तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था में भांति भांति के उपाय करके मजदूरों को पंगु बनाने के नए तरीके ढूंढे जाते हैं कि अलग अलग उपायों से मजदूरों को और ज्यादा कम पैसों में, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा काम करवाने के नए तरीके निकाले जाते हैं। अतः अब उनका जो अस्तित्व है, उनकी अस्मिता, उनका सम्मान, स्वतंत्रता सब पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, मजदूर इस स्थिति में भी नहीं रहते हैं कि वो अपने मालिक का विरोध तक भी कर सके। ठीक है ना, वे तो मिलके कल पुर्जे बन जाते हैं और लाचारी में ही आधी मजदूरी पर काम करने के लिए भी विवश हो जाते हैं। यानी कि मजदूरों की स्थिति इस 4 हाथ कहानी में ऐसी बताई गई है जो कल्पना से भी परे है। मजदूरों की यह लाचारी शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है कि समाज में आज भी ऐसे बहुत बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन मौजूद हैं, फैक्ट्री जो खनन वगैरह होते हैं उनके मालिक मौजूद हैं, जो लोगों से कम कीमत में ज्यादा से ज्यादा और जबरदस्ती काम करवा। ठीक है, कंप्लीट हो गया। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा यह है कि बालक के द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों भरी? ठीक है, तो क्यों सांस भरी आइए समझते। बेसिकली बालक के पिता व उनके शिक्षकों ने बालक की एक, जो बालक होता है ना, बच्चा जब होता है उसके बचपने की जो प्रवृत्तियां होती हैं, जैसे कि कभी इधर टॉन्ट कर दिया, ठीक है, कभी इधर उसको लड़ाई कर ली, कभी इसको इधर बोल दिया, वो कुछ भी नहीं समझते, इधर कुछ भी बोल देते। तो ऐसी जो प्रवृत्तियां थी उस बच्चे की, वो जो वहां पे विवाद करने के लिए बैठा हुआ था, उसकी प्रवृत्तियां उसके पिता ने, उसके गुरुजनों ने छीन ली थी। ठीक है, लेखक बैठा बैठा उस बालक के प्रश्नों को सुन रहा था, प्रश्नों के उत्तर को सुन रहा था और ये सोच रहा था कि ये इतना छोटा सा बच्चा जिसकी अभी खेलने खाने की उम्र है, थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जन करने की उम्र है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, उस पर शिक्षा का क्या ही खतरनाक प्रभाव पड़ा है। हालांकि लेखक ये मानता है कि शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन एक उम्र के अनुसार। ठीक है, और जब पूरा विवाद खत्म होता है, संवाद, तो जो उनकी परीक्षा लेने वाले व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? तो कोई सोचता है कि मतलब कुछ और मांग लेगा, कुछ और मांगेगा, लेकिन नहीं, बच्चा कहता है कि मुझे इनाम में लड्डू चाहिए। तब लेखक सुख की सांस भरता है कि अभी भी इसके अंदर बचपन का एक मूल भाव, वो अभी इसके अंदर अभी भी जिंदा है। ठीक है, यही कारण है कि लेखक ने सुख की सांस भरी। ठीक है, आगे समझ में अच्छे तरीके से चलिए। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स से कंप्लीट हो गए क्वेश्चन नंबर 12 के। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अब 13 में देखिए गद्यांश है, इसके आधार पर आपको आंसर लिखना है। गद्यांश है, एकदम अंदर के प्रकोष्ठ में चामुंडा रूप धारणी मनसा देवी स्थापित थी। व्यापार यहाँ भी था। मनोकामना के हेतु लाल पीले धागे ₹1.25 में बिक रहे। लोग पहले धागा बांधते और फिर देवी के आगे शीश नवाते।
ठीक है, तो सबसे व्याख्या कैसे लिखेंगे भाई, एक अंदर के, एकदम अंदर के, और आगे शीर्ष नभाते हैं, यानी कि शुरुआत और आखिरी के 3 से 4 वर्ड। पहला पार्ट क्या आ जाता है, पहला पार्ट आ जाता है संदर्भ। तो संदर्भ में हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि उपरोक्त विवरण या फिर उपरोक्त पंक्तियां कक्षा 12 के हिंदी विषय की किताब अंतरा के गद्य दूसरा देवसात से लिए गए हैं, अवतरित हैं, जिसकी लेखिका ममता कालिया की है। ठीक है, दूसरा लिखेंगे प्रसंग कि इसमें क्या कहा गया है। तो इस कहानी में लेखिका ने युवा मन के प्रेम को, युवा मन के प्रेम भावों को, ठीक है, और जो एक प्रथम आकर्षण होता है संभव पारों का, उससे उत्पन्न संवेदनाओं को व्यक्त करने के साथ साथ धार्मिक स्थानों पर बढ़ती व्यापारिक जो गतिविधि है उसका वर्णन किया। ठीक है, अब सुनिए इसकी व्याख्या। व्याख्या लिखेंगे कि इन पंक्तियों के माध्यम से लेखिका ने धार्मिक स्थलों पर बढ़ते व्यापार का वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि मनसा देवी पर पहुंचने के बाद संभव ने चढ़ावे के लिए पहले एक थैली खरीदी। उसके बाद ये मंदिर के कक्ष में चामुंडा रूपी मनसा देवी जहाँ पे विराजमान थी, वहां के आसपास का वातावरण काफी भक्तिमय था, काफी अच्छा था, भक्ति जैसा। ठीक है, किंतु मानव का ये स्वभाव वहां बिना लाभ की कामना के कोई कार्य नहीं करता, क्योंकि मनसा देवी के यहाँ के यानी कि अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए गए हैं, यानी कि बिना लाभ के तो कोई काम होगा नहीं वहां पे। ठीक है, यहाँ तक कि ईश्वर की भक्ति के पीछे भी अपने और अपने सुख की कामना करते हैं। ठीक है, लोग भगवान के दर्शन बाद में करते हैं, पहले कामना पूर्ति की गांठ बांधते हैं। ठीक है, अरे ईश्वर के पास मिलने गए हो, कम से कम पहले ईश्वर से तो मिलो, उसके बाद में मनोकामना मांग लेना उनसे, फिर बाद में गांठ बांध लेना। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो पहले गांठ बांधते हैं, उसके बाद में जाके फिर दर्शन करते हैं। ठीक है, लेन देन की यह प्रवृत्ति भक्ति और पूजा में भी व्यक्ति का साथ नहीं। ठीक है ना, ये लेन देन आदान प्रदान जो था, पैसे का व्यापार, ये भक्ति पूजा पाठ में भी चलता है और बहुत ज्यादा चलता है। देखो, अगर एक कड़वी समाज की सच्चाई बताऊं कि ज्यादातर जो भ्रष्टाचार, ज्यादातर लूट खसोट जो है ना, वो दो चीजों में, एक है शिक्षा के क्षेत्र में, एक है धर्म के क्षेत्र में। खास करके जो मंदिर मस्जिद टाइप में जो होते हैं ना, यहाँ पे बेसिकली हिंदू धर्म में ज्यादातर ये देखा जाता है। आप कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं मंदिर वगैरह में, तो आप वहाँ पे प्रसाद लेते हैं। ठीक है, कोई भी आपको पकड़ाता है, ऐसे टीका वीका लगा देता है, तो आपको फिर उसको पैसे देने पड़ते। तो ये सारी चीजें, ये एक तरीके से हिंदू धर्म की खूबसूरती भी है और कई लोगों से अच्छा भी नहीं मानते। तो दोनों कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया है कि पूजा पाठ में व्यक्ति का ही साथ नहीं छोड़ते। अन्य धार्मिक स्थलों की भांति यहाँ भी व्यापार था। ठीक है, यहाँ पे भी व्यापार था, अर्थात चढ़ावे वालों को पहले, और जो चढ़ावा चढ़ाते थे उनको पहले दर्शन दिलवाए जाते थे, और जो नॉर्मल होते थे उन्हें दूसरे ही दर्शन कराए जा रहे थे। ठीक है, यहाँ पुजारियों की व्यापारिक प्रवृत्ति की ओर संकेत किया गया है। ठीक है भाई, अब बारी आती है चौथे पार्ट की, इसे हम बोलते हैं विशेष। विशेष में मानव की स्वार्थ वृत्ति और व्यापार वृत्ति को व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया, कि मानव के अपने स्वार्थ के लिए और अपने स्वार्थ के व्यापार में जो उपयोग किया जाता है उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। साथ ही धार्मिक स्थलों पर भक्ति के स्थान पर पैसों से अधिक महत्व दिया जाता है, इस बात को भी यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, भाषा सरल है, सहज है, चित्रात्मक है, बहुत ही आसान है, तत्सम प्रधान खड़ी बोली है, ये तो सिंपल सिंपल। ओके, तो ये हो गई आपकी सैमसंग व्याख्या ऑफ मतलब कि गद्यांश की बेसिकली। ठीक है, पार्ट की होगी। अब दो क्वेश्चन हमारे बच जाते हैं जो हमारी अंतर किताब है उससे, दो में से कोई एक करना है 3 नंबर का। प्रश्न पहला है, बहुत आप सभी को पता भी होगा कि तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूर्यदास के चारित्रिक की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो लिख देंगे भाई इसी तरीके से कि विवेचना निम्नलिखित है, यानी कि विशेषताएं बनानी है चरित्र की। पहली विशेषता सूरदास की भाई हार ना मानने के प्रति। इसीलिए सूरदास के जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, विषम परिस्थितियां आती हैं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता है और पुनः परिश्रम करने को तैयार रहता है। ठीक है, ये क्रमशील है, मेहनती है। सूरदास एक मेहनती व्यक्ति होता है, अंधा होने पर भी उसने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए थे कि अब जब वो ज्यादा बूढ़ा भी हो जाएगा ना, तो भी उसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, निर्णय लेने की क्षमता, बेसिकली सूरदास जो है वो किसी भी परिस्थिति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। ठीक है, अगर कोई परिस्थिति आती है तो वो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेता है, वह तुरंत सकारात्मक निर्णय लेता है और आगे बढ़ जाता है। जब झोपड़ी जलती है उसकी, तो भी उसने ऐसा किया था, वो रोता, थोड़ी देर रोता था, मतलब संकोच मनाया, अफसोस मनाया, लेकिन फिर वो आगे बढ़ गया। ये चीज बताती है। हृदय एवं परोपकारी, बेसिकली सूरदास कोमल हृदय का एक अच्छा व्यक्ति है, जिसने स्वयं पर
संकट आएगा ये जानते हुए भी सुभागी को शरण दी, और अंत में सुभागी के बेघर होने का जिम्मेदार भी उस स्वयं को ही मानता है। ठीक, आशावादी दृष्टिकोण, बेसिकली जब सूरदास की झोपड़ी बेसिकली जल जाती है तो वो बैठा हुआ होता है सूरदास और सोचता है, दुख मना रहा होता है, तभी से कहीं से मिठुआ जो खेल रहा होता है उसकी एक बात सुनकर कि जीवन है तो हाथ जीत तो लगी ही रहेगी, इस बात को सुन सूरदास के अंदर एक नई चेतना जागृत होती है और वो फिर से भविष्य को फिर से सुधारने के लिए चल पड़ता है। ये बातें हैं। ठीक है भाई, आगे समझ में अच्छे तरीके से सारी की सारी बातें। अब दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा ये है कि आज की सभ्यता इन नदियों को गंदे पानी के नाले कैसे बना रही है? अपना मालवा खाओ झाड़ू सभ्यता पाठ के आधार पे। ठीक है भाई, तो आज की सभ्यता के अनुसार हम नदियों को माता नहीं मानते। पहले हम नदियों को माता मानते थे, जैसे कि गंगा नदी को गंगा माता, यमुना नदी को यमुना माता, कृष्णा, गोदावरी, गंगा नदी, इन सभी को पहले माता मानते थे। आज भी कुछ लोग मानते हैं, धार्मिक ग्रंथों में भी है, लेकिन जो लोग विकास कर रहे हैं वो क्या करते हैं, इनको माता नहीं बल्कि अपने उपयोग की वस्तु मानते हैं, जिससे ये प्रदूषित भी करते हैं। जैसे पहले क्या करते हैं कि लोग जो है वो अपने घरों का कूड़ा कचरा क्या करते हैं, जो नदियों के आसपास रहते हैं वो कहीं कूड़े उड़े की गाड़ी नहीं देख होती उधर, वो सीधा उसी में डाल देते हैं। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है, नदियां प्रदूषित हो जाती हैं। पूजा सामग्री बहाकर, ये एक हम कह सकते हैं कि ये ना थोड़ी एक बहुत विचित्र बात है कि पूजा सामग्री को जल में डाल दिया जाता है, मूर्तियों को जल में डाल दिया जाता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो पूजा सामग्री, वो मूर्ति आगे जाके कहाँ अटकेगी, क्या होगा उस मूर्ति के साथ में? जैसे दुर्गा पूजा होगी, दुर्गाष्टमी होगी, नवरात्रि होगी, ऐसे में जो मूर्तियां विसर्जित की जाती है, आप कभी जाना हरिद्वार पे, ठीक है ना, तो हरिद्वार में आप देखोगे एकदम जहाँ पे नीलकंठ वगैरह है ना, नहीं नीलकंठ नहीं, वो जो भोलेनाथ की एक बड़ी सी मूर्ति है ना उधर, वहां पे ना बहुत सी छोटी छोटी, इतनी से इतनी बड़ी 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 जो मूर्तियां वो देखने को मिलेंगी। तो किसी का कुछ टूटा है, किसी का कुछ टूटा है, तो ये अच्छी चीज नहीं है। ठीक है ना, आप माता को लाए हो, भगवान को लाए हो, अपने घर में रखो, सिंपल है। ठीक है, उसके बाद में कल कारखानों का रासायनिक पदार्थ, क्योंकि देखो उद्योग कारखानों से निकला सारा रासायनिक पदार्थ नदियों में बहाया जाता है, जिससे नदियों का पानी जहरीला हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में नदियों का हम रख रखाव भी नहीं रखते, जिसकी वजह से और ज्यादा प्रदूषण फैलता जाता है। ओके बच्चों, वेल इस वीडियो में मैंने थोड़ी सी क्रिटिकल बातें भी कर दी हैं। अगर किसी को मेरी बातों से कोई ठेस पहुंची हो तो आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी जो सच्चाई है वो मैंने आपके सामने रखी है, और पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो मैंने आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझा। ठीक है बच्चों, आई होप आप सभी को आज का ये जो पेपर है वो कंप्लीटली यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। तो इस तरीके से, हाँ कहाँ चला गया तरीका, एक से, हाँ, तो इस तरह से बच्चों आज का हमारा पेपर हिंदी ऐच्छिक हिंदी इलेक्टिव का पूरा समझा दिया। अगर आपने इसका पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, अभी यहाँ पे भी एक लिंक आ जाएगा। ठीक है, कहीं से भी देख लेना, बस देख लेना। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से पेपर हमारा एंड हो जाता है, और आई होप कि आप सभी को आज का पेपर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। देखिए, यदि आपको आज का ये पेपर अच्छा लगा हो, ठीक है, आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है, जितना हो सके आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों के साथ में जितना हो सके शेयर जरूर करें, ताकि और भी बच्चे इस वीडियो से फायदा उठा सकें और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।